हेलो साथियों, कक्षा 10वीं एनसीईआरटी हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के इस पहले पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पार्ट में आप लोग पढ़ने जा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का ऐसे मज़ेदार एक्सप्लानेशन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पार्ट का नाम ही है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कि आखिर ये राष्ट्रवाद होते क्या है। तो आसान भाषा में जान लीजिए कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच में एकता का वाहक बनती है। दूसरे तथा आसान शब्दों में कहें तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं सामाजिक परिवेश में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं ना, उन सभी लोगों के बीच में एकता की भावना पैदा करती है। और कहीं ना कहीं यह जो एकता की भावना होती है वो राजनीतिक जागृति का ही प्रतिफल के रूप में माना जाता है। अर्थात राष्ट्रवाद लोगों के किसी उस समूह या उस आस्था का नाम है जिसके तहत सभी लोग एक दूसरे को साझा करते हैं। इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर एकजुट हो जाते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, राष्ट्रवाद के अर्थ होता है राष्ट्र अर्थात देश के प्रति निष्ठा या दृढ़ निश्चय या राष्ट्रीय चेतना का उदय, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियमों को, आदर्शों को बनाए रखना, उसके सिद्धांतों को मानना ही क्या कहलाता है, तो राष्ट्रवाद कहलाता है। आसान भाषा में कहें तो अपने राष्ट्र यानी अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को जगाए रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। अब आइए हम लोग जानेंगे कि आखिर ये राष्ट्रवाद का जो बीजारोपण हुआ था, इसकी उत्पत्ति जो हुआ था वो कब से हुआ था। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं कि राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल में ही, अब पुनर्जागरण का जो काल माना जाता है वो चौदहवीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है। तो जो राष्ट्रवाद के जो भावना का जो बीजारोपण हुआ था ये यूरोप के पुनर्जागरण के काल यानी 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में ही हो चुका था। किंतु 1789 की बात है जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति के बदौलत ही यह उन्नत अवस्था में प्रकट हुई थी। यानी यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास जो है वो फ्रांस की राज क्रांति और उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट के आक्रमणों की नीति इसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाया हुआ है। अब यहीं से सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा जाता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में किसका ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो आप बता सकते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट की आक्रमण जो नीति है वो यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में काफ़ी ही मददगार साबित हुआ है। उसके बाद में आप सभी देख पा रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्गीय, अब यहाँ पे अभिजात वर्गीय किसे कहते हैं, तो ऐसे उच्चतम लोगों का वर्ग जिनमें जमींदार, नवाब, महाजन एवं रईस लोग आते हैं, उसके परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों एवं सर्वधारण की वस्तुएं बना दिया था। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये वियना कांग्रेस क्या है। आप सभी को भी मालूम होगा कि इस वर्ष भी मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा गया था कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो अभी आप सभी छात्र एवं छात्राएं जवाब दिए थे कि वियना कांग्रेस जो है वो 1815 में हुआ था। तो हम लोग जानने जा रहे हैं कि वियना कांग्रेस क्या है। तो यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था जो सितंबर 18 से 14 जून 1815 को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित किया गया था। अब आइए जान लेते हैं नेपोलियन कौन था। तो दोस्तों, नेपोलियन एक महान सम्राट था। नेपोलियन जो था एक महान सम्राट यानी महान राजा था, महान शासक था, जिसने अपने अभिव्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया था। उतने अपने व्यक्तित्व तथा उसको अपने ही कार्यों के माध्यम से पूरे यूरोप के इतिहास में काफ़ी ही चर्चा होने लगा था नेपोलियन बोनापार्ट का। उसने अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में, मात्र 24 वर्ष की आयु में वो क्या बन गया था, तो सेनापति बन गया था। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई थी और अपार लोकप्रियता हासिल भी कर ली थी। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का शासक भी बन गया था।
उसके बाद में उदारवादियों से आप क्या समझते हैं? तो उदारवादी लातीनी भाषा के मूल पर आधारित है जिसका अर्थ होता है आज़ाद। यानी उदारवाद तेज बदलाव और विकास को प्राथमिकता देता है। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये रूढ़िवादी से हम लोग क्या समझते हैं। तो एक ऐसा राजनीतिक दर्शन परंपरा आस्थाकपित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है जो धीरे धीरे जाकर विकास को प्राथमिकता के रूप में प्रदान करता है। यानी वियना सम्मेलन जो था वो नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में एकत्र हुई थी, जिसमें वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना वो फिर से पुरातत्व व्यवस्था को स्थापित करना था। इस सम्मेलन का मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। आप सभी को भी मालूम होगा कि ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी नेता था, जिसने पोलिगनेव को अपना क्या बनाया था? तो प्रधानमंत्री बनाया था। अब आइए जान लेते हैं मेटरनिक का जो युग है वो किस युग से किस युग तक मेटरनिक का युग में किस प्रकार से शासन व्यवस्था थी, उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों वियना सम्मेलन के माध्यम से एक तरफ नेपोलियन युग का अंत हो गया और दूसरी युग मेटरनिक युग की शुरुआत हो गई थी। यानी वियना सम्मेलन जैसे ही ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जो एक सम्मेलन किया गया था उससे क्या हुआ कि एक ओर तो नेपोलियन युग का अंत ही हो गया और दूसरी ओर मेटरनिक युग की अभी अभी शुरुआत हुई थी। इसने क्या किया कि इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए उसने कई राज्यों में विभाजित कर दिया। जर्मनी में 29 रियासतों का संघ कायम कर रहा था। फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना किया था। अब आइए जान लेते हैं मेटरनिक का जो विचारधारा था वो कैसा था। तो दोस्तों एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण इंगित करने वाले विचारों का समूह विचारधारा कहलाता है। यानी यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस में होती है। अब यहीं से क्या होता है कि यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की जो शुरुआत है वो फ्रांस में ही शुरू हो जाती है। अब नेपोलियन का शासनकाल हम लोग जानने जा रहे हैं कि आखिर नेपोलियन का शासनकाल किस प्रकार से था। जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र स्थापित कर दिया था। यानी नेपोलियन जब फ्रांस पर अपना शासन चलाने गया था उससे पहले फ्रांस में क्या था? तो प्रजातंत्र था, लेकिन उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर और वहाँ पे राजतंत्र को स्थापित कर दिया। उन्होंने सन 1804 ईस्वी की बात है जब नागरिक संहिता स्थापित किया, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अब यहीं पे सवाल पूछा जाता है कि नेपोलियन संहिता, जिसे नागरिक संहिता भी कहा जाता है, इसकी स्थापना कब और किसने किया था? तो आप बताएंगे कि सर इसकी स्थापना 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अब आइए जान लेते हैं जो नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, ये संहिता के बारे में आप क्या जानते हैं। तो दोस्तों नेपोलियन संहिता जो 1804 में स्थापित की गई थी, इस कानून के समक्ष सबको बराबर रखा गया था। ये नेपोलियन संहिता एक ऐसा कानून था जिनके माध्यम से सभी जनता नागरिकों को एक बराबर एक दर्जा में रखा गया था। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा गया था। भूदास और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई गई थी। अब आइए जान लेते हैं ये जो जागीरदारी होती है ये किसे कहते हैं। तो जागीरदारी का मतलब होता है कि इसके तहत किसान, जमींदार और उद्योगपतियों द्वारा तैयार किया गया सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। अब वह जो हिस्सा था वो सरकार को नहीं देना पड़ता था। किसके नीति के अनुसार? तो ये नेपोलियन संहिता के अनुसार। उसके बाद में क्या हुआ कि यूरोपीय समाज की संरचना हुई। यानी 16वीं शताब्दी से पहले यूरोपीय समाज दो भागों में विभाजित हो गया था। एक समाज का नाम पर था उच्च वर्ग कुलीन वर्ग, दूसरा का नाम पर था निम्न वर्ग, जिसको हम लोग कृषक वर्ग के रूप में जानते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि इसके बीच में एक और वर्ग जुड़ गया था जिसे मध्यम वर्ग कहा जाने लगा था। अब हम लोग जानेंगे कि फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ था। तो दोस्तों फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया था तथा लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया गया था। यानी फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व जो भी व्यवस्था थी ना उसको फिर से स्थापित करने के लिए, फिर से लागू करने के लिए बुर्बो वंश को पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां जो था वो फ्रांस का फिर से राजा बन गया।
इसका मेन जो रीजन था ना, मुख्य उद्देश्य था फिर से पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना था। इस सम्मेलन का मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। मेटरनिख ने इटली, जर्मनी के अलावे फ्रांस को भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना चाहता था, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई। यानी जिस प्रकार से वो व्यवस्था को लागू करना चाहता था उस प्रकार से उसका जो नीति थी, उसकी योजना थी, वो काम नहीं की। और बहुत ही जल्द ही यूरोप में राष्ट्रता की भावना का प्रसार हुआ, जिसके सभी देश प्रभावित हो गए थे। अब यहाँ पे बात करते हैं लुई 18वां ने क्या किया कि लुई 18वां ने फ्रांस की बदली कर दी। परिस्थितियों को समझना और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था स्थापित करना यानी लादना, उसका वो प्रयास नहीं किया। इससे क्या हुआ कि उसने प्रतिक्रियावादी एवं सुधारवादी शक्तियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से 2 जून 1814 की बात है जब संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया, जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे। चार्ल्स 10वां की बात करते हैं तो चार्ल्स 10वां के शासनकाल में कुछ नए नए परिवर्तन देखने को सभी को मिले थे, किंतु इसका जो परिणाम है सन 1830 ईस्वी की क्रांति के रूप में सामने आया था। अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सवाल पूछे जाते हैं कि 1830 ईस्वी क्रांति का वर्णन कीजिए। तो आइए जान लेते हैं कि जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति क्या थी। चार्ल्स 10वां एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स जो 10वां है वो एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी नेता था। उन्होंने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता की भावना को दबाने के लिए, फ्रांस में उठ रही आवाज़ों को कुचलने के लिए उसके द्वारा पोलिगनेव को प्रधानमंत्री बनाया गया था। आप सभी को भी मालूम होगा कि पोलिगनेव एक समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना तथा विशेषाधिकारों के विभूषित करने का प्रयास किया करता था। अब इसका जो प्रतिनिधि था सदन और दूसरे उदारवादियों के पोलिगनेव के विरुद्ध गहरा असंतोष फैल गया था। यानी जितने भी उस समय फ्रांस की जनता थे उसको सरकार के प्रति घोर असंतोष फैल गया था। चार्ल्स 10वां ने इसके विरोध में प्रतिक्रिया स्वयं 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश को जारी करके इसके द्वारा उदार तत्वों को गला घोटने का प्रयास किया था। अब इन अध्यादेशों के विरोध में क्या हुआ कि पेरिस में क्रांति की लहर फैल गई और फ्रांस 28 जून 1830 ईस्वी को गृह युद्ध छिड़ गया। यानी गृह युद्ध किसको कहते हैं तो घर में ही जो युद्ध छिड़ जाता है उसी को ही गृह युद्ध कहा जाता है। यानी 28 जून 1830 ईस्वी को गृह युद्ध आरंभ हो गया, गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। इसी ही जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब इस क्रांति के परिणाम से क्या हुआ कि चार्ल्स 10वां राजगद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया, यानी पलायन हो गया। इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश शासन का अंत हो गया था। अब यहीं से सवाल में पूछे जाते हैं कि फ्रांस में बुर्बो वंश शासन का अंत कब हुआ था, तो आप बता सकते हैं कि 28 जून 1830 ईस्वी में फ्रांस में बुर्बो वंश का शासक का अंत हो गया था। उसके बाद में यहाँ पे पूछा जाता है कि 1830 की क्रांति का प्रभाव बताएं। तो 1830 ईस्वी के जो क्रांति हुआ था इसका जो प्रभाव है, इसका जो असर था वो किस प्रकार से देखने को मिला था। तो दोस्तों इस क्रांति ने फ्रांस के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया था। ये जो क्रांति था फ्रांस के जितने भी सिद्धांत थे जो दब गए थे पिछले शासकों के अनुसार, उसको पुनर्जीवित करने का अवसर मिला था एवं वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूलशील किया गया था। इस प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा था। यानी राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन जिस प्रकार हुआ था उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों को राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास के मार्ग को प्रशस्त किया था। इस क्रांति ने क्या किया कि इटली, जर्मनी, यूनान, पोलैंड एवं हंगरी जो थी ऑस्ट्रिया की राजधानी थी, इसके तत्कालिक अवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठे हुए थे। आगे चलकर क्या हुआ कि फ्रांस में लुई फिलिप के खिलाफ आवाज़ उठने लगी, जिसने फ्रांस 1848 ईस्वी की क्रांति शुरू हो गई। अब आगे आने वाली पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये 1848 ईस्वी की क्रांति कैसे छिड़ी थी, उसके बाद में 1848 ईस्वी क्रांति का क्या परिणाम हुआ था, उसके बाद में जानेंगे इटली का एकीकरण क्या हुआ था, इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया, बिस्मार्क, जर्मनी, गैरिबाल्डी, मेचनी की भूमिका के बारे में जानेंगे।
तो वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए एनसीईआरटी का सोल्यूशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम जल्द मिलेंगे अगले इसी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।